चलिए दोस्तों, तो आज हम पूरे प्रायद्वीपीय पठार को क्लियर करवाने जा रहे हैं। जितना भी प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने पूर्व में चट्टानें पढ़ाई होंगी, तो वही चट्टानों का ये समूह है। जो ये प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं वही चट्टानों का समूह है। और ये पर्वत और पहाड़ियाँ भी हम साथ में लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि ये साथ में रहेगा तो आपको पता लगेगा कौन से पर्वत से कौन से पर्वत तक की मतलब क्या है। ये क्लियर मैंने पिछले वीडियो में सारे के सारे पहाड़ आपको क्लियर करवा दिए थे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और रिवीजन के साथ पठार का ओरिजिनल बेस पता लगेगा कि पठार कहाँ से कहाँ है, क्योंकि सारे पहाड़ और पठार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ शुरू होता है। पहले पठार का हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा पठार है। तो इसका कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। तो दिखने से ही लग रहा है कि त्रिभुजाकार है। यहाँ से देखिए और यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए, मतलब ट्रायंगल के आकार का है। तो प्रायद्वीपीय पठार पूरा का पूरा ट्रायंगल के आकार का है। पठार, भारत में पठार का हिस्सा, पहाड़ का हिस्सा तो हम बताए थे कि पहाड़ी क्षेत्र कितना है, तो 18.5 था, 18.5% था। और पहाड़ जो है पठार जो है 27.7% है। कितना है? तो 27.7% है। संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल का पठार कितना है? तो 27.7% है। और इसमें देख लीजिए कि पठार, अब इसकी देखते हैं कि पठार में क्या क्या, जितना भी हम चट्टान जब आपको बता रहे थे तो चट्टान में एक चीज हम बताए थे आपको कि आर्कियन क्रम। तो ये जो पठार पूरे के पूरे आर्कियन युग से लेके कार्बोनिफेरस युग तक। कार्बोनिफेरस युग क्या है? तो कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ था। और आर्कियन युग तो आप पढ़े हैं, सबसे पुरानी चट्टान है। तो आर्कियन काल से लेके कार्बोनिफेरस काल तक, क्योंकि ये पूरे के पूरे गोंडवाना लैंड का भाग था और उसी टाइम लावा का उद्भेदन हुआ था। वही उद्भेदन के टाइम आग्नेय चट्टान लावा के रूप में बना। तो अब इसमें देख लेते हैं। अब थोड़ा सा अंतर आप समझिए कि पहाड़ और पठार में अंतर क्या है। देखिए, यही अंतर है। पहाड़ जो है गुंबज नुमा निकलता है, एकदम कील सा, और पठार जो है एकदम मेज की भांति। और प्रायद्वीपीय पठार तो पूरे पूरे मेज की तरह ही है। पूरा ये यहाँ जो एमपी देख रहे हैं, एमपी लगभग पठार पे ही बसा हुआ है। पूरा का पूरा एमपी पठार पे ही। यहाँ देखिए मालवा का पठार है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यहाँ छोटा नागपुर पठार, यहाँ मेघालय पठार, यहाँ ये देख लीजिए दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार के नीचे ये सारा का सारा दक्कन के ही पठार में आ जाता है। इसमें महाराष्ट्र पठार है, कर्नाटका का पठार है, तेलंगाना पठार है, दंडकारण्य है। नीचे यहाँ पे देखिए तो तमिलनाडु का पठार है और यहाँ दंडकारण्य पठार है। तो सारा का सारा पठार जो है हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले ये कौन सा है, पहले आपको हम बता दिए कुछ चीज और क्लियर कि 27.7 पूरे क्षेत्रफल का 27.7% है। और इसकी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ एक लंबाई और चौड़ाई भी अब बार बार क्वेश्चन आने लगा है। तो उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, और पूरब से पश्चिम 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम से पूरब 1400 किलोमीटर में है। कितना में है? तो 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार। तो चलिए, ये पहला पठार है, ये देख लीजिए। ये कौन सा है? तो मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ पे फैला हुआ? सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले मालवा का पठार हम ये जानते हैं कि कौन से स्टेट में है। मैंने अवस्थिति और विस्तार में आपका सारा का सारा स्टेट क्लियर करवाया है। तो थोड़ा इसका ये देख लीजिए कि कौन से स्टेट में है। ये गुजरात, यहाँ पे देखिए राजस्थान और एमपी, ये तीनों में फैला हुआ है। मालवा का पठार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों में फैला हुआ है मालवा का पठार। अब मालवा का पठार का आगे देखते हैं कि इसका एक भौगोलिक दृष्टिकोण से ये देख लेते हैं कि इधर देखिए अरावली पर्वत किधर है? तो उत्तर है। पूरा का सारा आपको नक्शे पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उत्तर में अरावली पर्वत पर आपको हमने क्या बताया था, उसका ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। तो इधर उत्तर में अरावली, इधर दक्षिण में देख लीजिए, तो दक्षिण में ये कौन सा पर्वत है? ये पर्वत हम पहले वाले वीडियो में बनाए, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ये अरावली हो गया। अरावली के बाद ये विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर बताए थे कि ये नर्मदा नदी बेसिन है। और ये आपका इधर से
पूरे के पूरे ये क्या बोलता है, दक्कन का पठार शुरू हो जाएगा आपका, और यहाँ तक विंध्याचल पर्वत तक मालवा का पठार है। तो मालवा का पठार का क्या हो गया, अब क्लियर से देख लीजिए, उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूरब में बुंदेलखंड और उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब हुआ, उत्तर पूरब में बुंदेलखंड और पूर्व रूप से उत्तर में बघेलखंड है, और यही बघेलखंड से जुड़ा हुआ छोटा नागपुर पठार है। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कह रहा है कि ये जो है नीच चट्टानों से बना हुआ है, और इसमें बलुका पत्थर, इसमें पूर्ण रूप से क्या पाया जाता है, बलुका पत्थर, संगमरमर वगैरह यहीं से निकलता है ना, राजस्थान से। तो बलुका पत्थर, चूना पत्थर, ये सब मालवा के पठार में पाया जाता है। तो मालवा का पठार के बारे में जान लिए कि मालवा का पठार एमपी, राजस्थान और गुजरात में है, ये तीनों में फैला हुआ है। आपका ये इधर इसका उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, पूरब में देख लीजिए बघेलखंड, उत्तर पूरब में बुंदेलखंड है। यही इसका चौहद्दी है और यही ढांचा, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद देख लीजिए बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड कहाँ पे है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों जो है एमपी और यूपी में फैला हुआ है। बघेलखंड बुंदेलखंड एमपी और यूपी में, ये मालवा पठार के एक उत्तर है तो एक उत्तर पूरब है। ऐसे दोनों को हम पूरब भी मान सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से उत्तर में नहीं है तो पूरब भी हम दे सकते हैं। और ये पठार जो है पूरे के पूरे इसमें नीच चट्टान भरा हुआ है, और यहाँ भी बलुका पत्थर, चूना पत्थर आदि निकलते हैं। तो पूर्ण रूप से ये एरिया जो है बलुका पत्थर, चूना पत्थर का एरिया है। इसमें और भी धातुएं निकलती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यही सब, तो जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसी पे फोकस किया जाता है। तो चलिए, इसके बाद आपका ये क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, यहीं पे है झारखंड में, पारसनाथ चोटी है। क्योंकि ये पहाड़ वाला भाग में ये नहीं बताए थे आपको, इसीलिए कि ये पठार वाला भाग में हम आपको क्लियर करवा देंगे। और इसका विस्तार कहाँ पे है, इसका विस्तार इधर बिहार हो गया, तो बिहार में तो थोड़ा सा है, झारखंड हो गया, बिहार झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद थोड़ा सा उड़ीसा में भी पड़ जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा में भी कोयला का भंडार है और हर लौह अयस्क भी उड़ीसा में भी है। तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पठार है, क्योंकि यहाँ पे कोयला पाया जाता है, कोयला के साथ और भी जितने भी खनिज, अब्रक पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है, तो जितने भी मूल्यवान धातु है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार कहता है यहाँ महानदी, स्वर्ण रेखा, सोन क्योंकि बताए थे उस टाइम कि यहाँ से निकलती है सोन, इधर नर्मदा चल जाती है और इधर सोन अमरकंटक से निकल के, तो सोन भी इसी में बहते हुए निकलती है। तो इसमें नर्मदा नहीं, सोन, स्वर्ण रेखा, दामोदर, महानदी आदि नदियां इसमें बहती है। और नदी वाला चैप्टर में एकदम फार बता देंगे क्लियर से कौन सी नदी कहाँ बहती है। तो अभी ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं छोटे क्वेश्चन, छोटे क्या, ये महत्वपूर्ण रूप से ये क्वेश्चन आते हैं। और इसका देखिए, जो इसका सबसे मूल है जो दामोदर नदी जो गुजरती है यहाँ से, तो दामोदर घाटी बेसिन जो है, वही बताए थे अभी ना कि कोयला वाला, कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ था। तो जो भ्रंश घाटी है दामोदर का, यहाँ पे जो दामोदर का भ्रंश घाटी है, ये भ्रंश घाटी से ये ऐसे मुड़ के फिर आके इधर गिर जाती है। तो भ्रंश घाटी ये पूरे जो है कोयला यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें भी 3 पठार है, रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार, सबके सब झारखंड में है। रांची का, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, तीनों पठार जो है यहाँ आपका झारखंड में ही है। और ये पारसनाथ जो है हजारीबाग पठार का ही भाग है, पारसनाथ जो चोटी है वो हजारीबाग पठार का ही भाग है। तो चलिए, आपका ये छोटा नागपुर वाला पठार, इसमें भी अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि धातु बता ही दिए कि लोहा, कोयला, अब्रक, टंगस्टन ये सब वगैरह यहाँ पाया जाता है। और इसका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, थोड़ा बिहार और थोड़ा सा भाग इसका छत्तीसगढ़ में, लेकिन मूल रूप से इन सारे राज्यों में पाया जाता है। थोड़ा सा बिहार में थोड़ा सा भाग पड़ता है। इसके बाद हो गया छोटा नागपुर पठार के बाद हो गया आपका मेघालय का पठार।
जो आप गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ देख रहे हैं तो सारे के सारे जो है इसी में पड़ता है, मेघालय के पठार में ही, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ यहाँ लौह अयस्क भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी, यहाँ मतलब यहाँ रूपांतरित चट्टाने भी हैं और आग्नेय चट्टाने, दोनों के दोनों चट्टाने यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि यहाँ लौह अयस्क भी है और चूना पत्थर भी है। और कह रहा है इसका कि शिलांग शिखर, यहाँ पे जो शिलांग है मेघालय में, शिलांग शिखर जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है, मेघालय पठार का सबसे ऊंचा शिखर तो शिलांग शिखर, ये याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन नोट करके रखिएगा, शिलांग शिखर, नहीं तो अपना मैप पे बैठाते जाइएगा। शिलांग शिखर जो है मेघालय पठार का सबसे ऊंचा, जैसे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, तो पारसनाथ, और यहाँ मेघालय पठार का शिलांग शिखर। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अब आते हैं पठार में, वैसा कुछ नहीं, पठार में बस छोटा छोटा है, लेकिन पठार से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पठार और चट्टान ये दोनों में बहुत ये संबंध है, तो चट्टान का वीडियो अगर नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि चट्टान का वीडियो से आपको पता लगेगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, कुरप्पा क्रम की, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही आप कर्नाटक पठार में आएंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कि सोना के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये देख लेते हैं अब दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार पूरे के पूरे, इसे हम जो ये देख रहे हैं ये पूरे के पूरे दक्कन का पठार में ही आता है। और दक्कन के पठार में महाराष्ट्र का पठार है, ये पूरे महाराष्ट्र का पठार जो है कि थोड़ा सा अगर इधर वाला भाग छोड़ दें तो पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार है। तो अब दक्कन के पठार के बारे में जान लेते हैं। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण कर, यहाँ पे पूरे के पूरे जो ये देख रहे हैं ये काली मिट्टी है, ऊपर में काली मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये काली मिट्टी कैसे, ज्वालामुखी उद्भेदन के टाइम जिसे दक्कन ट्रैप हुआ था, तो इसे दक्कन ट्रैप, दक्कन सील्ड भी कहते हैं। और ये काली कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये आपका हाँ क्रिस्टेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी टाइम में लावा का उद्भेदन हुआ, लावा के उद्भेदन के बाद यहाँ काली मिट्टी का पूर्ण रूप से, और यहाँ भी महंगी महंगी धातुएं हैं। यहाँ भी जो है आग्नेय चट्टान है, पूरे के पूरे आग्नेय चट्टान, क्योंकि लावा का जब भी उद्भेदन होता है तो आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान के बाद यहाँ नीचे में थोड़ा सा आने के बाद रूपांतरित चट्टानें आपको मिल जाएगी। और यही कहता है कि लावा उद्भेदन के बाद यहाँ अपर्दन हुआ, अपर्दन के बाद काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इसमें तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि थोड़ा सा महाराष्ट्र का पठार, और इसका अगर लोकेशन पूछे तो लोकेशन महाराष्ट्र का पठार जो भी है या दक्कन का पठार है, तो ये पूरे के पूरे देखिए ये क्या है, ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट में ये पश्चिमी घाट पर्वत है, तो इसे सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। तो ये पश्चिमी घाट तट को छोड़ के, पश्चिमी घाट तट को छोड़ के सारा का सारा जो ये मैप के सहारे यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे मिला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा कटा फटा है, और थोड़ा थोड़ा कहीं और ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें है नहीं, पूरा का पूरा सेम मिला हुआ है। लेकिन ये दर्शाने की दृष्टि से कि इसमें इधर नहीं घुसा है, इसमें इधर घुसा है नहीं, तो इसीलिए इसको इस टाइप के बनाया गया है। ऐसे तो कहता है कि पूरे जो अन्नामलाई यहाँ देख रहे हैं नीलगिरी पर्वतमाला, इसमें आके ये भी एक गांठ के रूप में बना देती है, ऐसे कोन ले जाके यहाँ बनाती है। यहाँ तमिलनाडु का पठार है। तो ये महाराष्ट्र का पठार है। महाराष्ट्र का पठार यहाँ देखिए कोक्कन और कोक्कन तट ये पूरा हो गया, ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कर्नाटका, पूरे महाराष्ट्र और यहाँ कर्नाटका तक कोक्कन तट है। तो कोक्कन तट और सह्याद्री, कोक्कन तट और सह्याद्री के बाद पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र का पठार है, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार है। और महाराष्ट्र के पठार के बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे कर्नाटका का पठार है। तो कर्नाटका का पठार के साथ भी वही स्थिति है कि पूरे यहाँ देखिए मालाबार तट है, कोक्कन तट के बाद यहाँ मालाबार तट है, तो मालाबार तट तो नीचे है, कोक्कन तट इसमें भी आ जाता है। तो सह्याद्री के बाद जितना भी इधर क्षेत्रफल आपका भूमि दिख रहा है कर्नाटका में, और कर्नाटका के बाद तमिलनाडु में, ये सारे के सारे जो हैं कर्नाटका के पठार के भाग हैं। तो कर्नाटका के पठार में यहाँ धारवाड़ जिला हम बताए थे जब हम चट्टान पढ़ा रहे थे, तो धारवाड़ जिला ये आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारवाड़ जिला के नाम पर ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का
चट्टानों का नाम पड़ा था। तो कर्नाटक कहता है कि यहाँ यहाँ चट्टान जो है सभी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। धारवार चट्टान, रवेदार चट्टान, धारवार और रवेदार चट्टान, परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टान, सारे के सारे चट्टान आपको हम बता चुके हैं कि रूपांतरित चट्टान क्या है, परतदार चट्टान क्या है। तो एक बार फिर बता देते हैं कि रूपांतरित चट्टान क्या है। जो धूप, दबाव ये सबसे चेंज हो जाता है वही रूपांतरित चट्टान है, और कायांतरित उसे ही कहते हैं। तो इसमें जो देख रहे हैं ये कर्नाटका का पठार है, इसमें सब के सब है, और इसमें भी बहुत ही महंगी महंगी सोना, अब क्या बोलता है, लोहा, टंगस्टन, कोयला भी यहाँ पाया जाता है। तो सारे के सारे यहाँ देखिए आप, यहाँ महाबलेश्वर चोटी है। महाबलेश्वर चोटी क्या है, तो पूरे सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी को हम महाबलेश्वर चोटी कहते हैं। सहाद्री की ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, तो महाबलेश्वर चोटी कहते हैं। और ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये सारे के सारे इस पठार से जुड़े हुए हैं। ये पूरे पश्चिमी घाट के बाद ये सारा पठार शुरू हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अब यहाँ नीचे में है तमिलनाडु का पठार। इसके बारे में कुछ वैसा पढ़ना नहीं है, इसलिए इसका बनाया नहीं है। तो ये तमिलनाडु का पठार बस जान लीजिए कि यहाँ तमिलनाडु का भी पठार है, यानी कि एग्जाम में आए और बाद छोड़ दीजिए कि भाई तमिलनाडु का तो कोई पठार हम पढ़े ही नहीं। ये देखिए अब तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार भी दो भागों में बटा हुआ है। तेलंगाना का पठार दो भागों में बटा हुआ है, इस टाइप का करा कि एक है रायलसीमा उच्च भूमियां और एक है तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार यहाँ देखिए, यहाँ से महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। इधर हो गया तेलंगाना का पठार और नीचे ही हो गया जो नीचे का एरिया तमिलनाडु का पठार हो गया। तो यहाँ जो कह रहा है कि कृष्णा नदी निकली और कृष्णा नदी दो बराबर भागों में बांट दी, क्योंकि देखिए नदी जो है पठारों को काटने में अहम भूमिका निभाई है। यहाँ भी देखिए, ये देखिए सॉरी हम आपको छोड़ दिए, बताए नहीं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ मेघालय का पठार यही प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यहाँ मालदा गैप है, ये जो है मालदा गैप है, यहाँ से भ्रंशन के द्वारा ये टूट गई है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र सारा का सारा यहाँ से आके घुसती है। तो वही भ्रंशन के कारण ये जो जगह देख रहे हैं ये टूट फूट गई है, और एक बार छोटा नागपुर के बाद मेघालय का पठार बचा है, बीच में नदी बेसिन है, इधर बांग्लादेश है। तो यही है, तो यहाँ पे कृष्णा नदी वही काम किया है। और ये क्या बोलता है कर्नाटका पठार में एक बताया नहीं, यहाँ पे शरावती नदी है। कर्नाटका पठार में शरावती नदी है, इसी पे है जोग जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा शायद 253 मीटर है। जोग जलप्रपात हाँ 253 मीटर ही है। और इसमें और भी नदियां हैं, जैसे ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सारे के सारे यहाँ से इधर से निकलती है और जाके यहाँ कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, क्योंकि नदियों के चैप्टर में एकदम क्लियर बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। तो ये आपका कर्नाटका का पहाड़ क्लियर हो गया, ये तमिलनाडु का पहाड़। अब यहाँ तेलंगाना का पहाड़। तो तेलंगाना का पहाड़ ये एक उच्च भूमि टाइप का है, रॉयल सीमा उच्च भूमिया है, और कृष्णा नदी के कृष्णा नदी के उत्तर में है। तो ये क्लिप पहले बता दिया आपको कि कृष्णा नदी यहाँ से 20 बराबर भागों में बांटते हैं यहाँ, और ये फिर दो बराबर भागों में तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसे हम पठार नहीं कहते हैं, इसे रॉयल सीमा उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना पठार जो है लावा से निर्मित है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार के बाद लावा से निर्मित होकर बना। यहाँ आग्नेय चट्टानों की विशेषता है। और रॉयल सीमा पठार जो है पुराना है, सबसे पुराना चट्टान कौन है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो रॉयल सीमा पहाड़ में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और ये दरारी ये लावा के, तो वही लावा के दरारी उद्भेदन, यहाँ भी काली मिट्टी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए आपका ये हो गया तेलंगाना का पठार। अब एक बचा है दंड का अरण्य पठार। तो दंड का अरण्य पठार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। और ये तो पूर्ण रूप से यहाँ आंध्र प्रदेश में था, और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। यहाँ मूल रूप से यहाँ
जंगल नक्सलाइट जो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट, यही दंडक वन के बारे में रामायण में भी चर्चा है, तो वही घना वन है यहाँ पे। ये दंडकारण्य पठार जो है ये घना वन है और यहाँ भी बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ये भी ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप, मतलब आग्नेय चट्टानों का ही ये रूप है दंडकारण्य पठार। तो आपका पूरा का पूरा पठार क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं तेजी में। ये आपका मालवा पठार, मालवा पठार के बाद ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, ये छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में इसकी ऊंची चोटी पारसनाथ है। ये मेघालय पठार, इसमें गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों के तीनों, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं मासिन राम में वर्षा होती है। ये तीनों के तीनों जो पहाड़ी है ये यहाँ से बादल को निकलने ही नहीं देती है, बोलती है बरसाओ और जाओ। तो ये पूर्ण रूप से ये देख लीजिए, ये मासिन राम का एरिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और शिलोंग पठार, इसकी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, शिलोंग शिखर बोला जाता है उसको। ये देख लीजिए आपका, ये कोक्कन तट, ये मालाबार तट और ये कोरोमंडल तट। कौन कौन तट है? ये कोक्कन तट, मालाबार तट और ये कोरोमंडल तट। यहाँ पे देख लीजिए ये दक्कन का पठार है, इसमें महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटका का पठार है, कर्नाटका के पठार के बाद यहाँ तमिलनाडु का पठार है, तमिलनाडु के बाद यहाँ तेलंगाना का पठार है और यहाँ पे दंडकारण्य पठार है। तो आपका पठारी भाग क्लियर हो गया है। यहाँ देख लीजिए पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है। यहाँ देखिए अन्नामलाई, नीलगिरी दोनों यहीं पे है। नीलगिरी ऊपर है, अन्नामलाई नीचे है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अडाईमुडी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। आपका ये पालनी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला हिल्स, ये हिमालय का देख लीजिए एक बार फिर से, ये रिपीट करवा दे रहा हूँ। ये ट्रांस हिमालय, ये बृहत हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। इधर से देख लिए नामचा बरवा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है? तो भारत और नेपाल बॉर्डर पे है, सिक्किम में है। मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, मनसालू, मनसालू के बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब के सब नेपाल में है। फिर नंदा देवी और कामेत, ये दोनों आपका उत्तराखंड में है। ऊपर से देख लीजिए काराकोरम चोटी, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद नीचे धौलाधर, फिर पीर पंजाल। यहाँ कैलाश चोटी जो है काराकोरम का भाग है, काराकोरम में ही केटू है। यहाँ गुरु शिखर देखिए आपका क्या बोलता है, अरावली पर्वत, जो कि सबसे पुरानी पर्वत है। यहाँ पे देख लीजिए विंध्याचल पर्वत आपका हो गया, यहाँ सतपुरा श्रेणी हो गई और यहाँ पे देख कैमूर है। आपका सारा का सारा इधर क्लियर हो गया। यहाँ क्या बोलता है हाँ, यहाँ कच्छ पर्वत है, यहाँ गिर पर्वत है, ये सतमाला श्रेणी है। यहाँ इसमें कल सुबह, इसकी ऊंची चोटी कल सुबह है और ये महाबलेश्वर, बाबा बुदन अभी बताए ही। तो आपका फिर से लगभग एक बार रिवीजन करवा दिए हैं। तो चलिए अब पठार में आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं हैं। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि इसका 27.7% है, 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 1400 किलोमीटर। बस यही है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।